इससे पहले मैं पूना कोई 2 बार आया, लेकिन इस शहर में आने से पहले कई सारी चीजें दिमाग में घूमती हैं। आपका शहर साहित्य और संस्कृति के नाम से ज्यादा जाना जाता है। मुझे पेशवाओं के बारे में सिर्फ उतना ही पता था जितना स्कूल में शायद कहीं सुना हो मैंने। लेकिन खास बात यह है कि 2013 से लेकर के आज के दिन तक जब भी जितने भी प्रोग्राम में मैं गया, वहां मुझे आखिर में बताया जाता था कि आज के प्रोग्राम के आयोजक ये संगठन है। मैंने कई बार यहां के आयोजकों से पूछा कि आज का प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है। पुणे में ऐसे लोगों से भी आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को किसी ने आयोजित नहीं किया है, सिर्फ पुणे के लोगों ने आयोजित किया है। इसलिए ये एक अजीब सी पुणे शहर से एक घटना जुड़ी हुई है। आप ही के शहर में एक योद्धा रहता है, कर्नल आर एस सिंह साहब, जो कि पूर्व रॉ के डायरेक्टर रह चुके हैं। उस योद्धा का नाम है कर्नल पुरोहित। और उसमें खास वजह यह है कि जब पूरे देश में सत्ताओं ने और व्यवस्थाओं ने अपने एजेंडे के लिए, अपने स्वार्थों के लिए कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाया, उस वक्त पूरे देश में आप दोस्त कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, कर्नल आर एस सिंह साहब ने हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन पर कर्नल पुरोहित के तथ्यों को रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको भी आना था यहां पर, लेकिन वो आज कहीं और भाषण देने गए हैं। इसलिए अगर कर्नल पुरोहित के परिवार का कोई सदस्य यहां बैठा हो तो मैं यहीं से कर्नल पुरोहित को प्रणाम करता हूं। पुणे पेशवाओं की धरती है, लोकमान्य तिलक का परिवार है, घर है। और पहली बार हमारे पूर्वजों में से जो बड़े नाम हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी का नाम हो, चाहे पेशवाओं का नाम हो, छत्रपति शिवाजी के अलावा सावरकर का जिक्र हो, उस परिवार से अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों के साथ आज मुझे बैठने का मौका मिला। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इस मंच पर पुणे की तमाम बड़ी हस्तियां बैठी हैं। लोकमान्य तिलक के परिवार के डॉक्टर रोहित जी तिलक साहब, श्री पुष्कर पेशवा साहब, सत्यकी सावरकर साहब, अनिल गानू साहब, श्री देवव्रत बापट साहब, सीए सुधीर पंडित जी, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि मैंने किसी को इस तरीके से अपने इस लंबे काल में नहीं देखा कि इतने बड़े परिवार से संबंध होने के बाद कोई मुझे रिसीव करने आए और उसके बाद फिर रात में जहां मैं रहूं वहां तक उसकी चिंता करे। ऐसी श्रीमती अत्री जी को मेरा प्रणाम। जिस कारण से, जिस समय में आपने मुझे आमंत्रित किया है,
उस समय पूरे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनको बिना एड्रेस करे मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। जब मैं यहां आया उससे 2 दिन पहले से पूरे देश में सावरकर को लेकर के कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जब जब सावरकर का नाम आता है बहुत सारे लोग बड़े अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। और ये 22वीं सदी का भारत है जब संचार क्रांति ने दुनिया के तमाम बंधन तोड़ दिए हैं। शायद आप में से ज्यादातर लोग मुझसे कभी मिले ना हो, लेकिन उसी संचार क्रांति के माध्यम से आप थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं। सावरकर के बारे में एक बात सुनते सुनते काले से सफेद हो गए बाल। लेकिन आज भी हमारी व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में, सरकारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि एक गलत नैरेटिव को कैसे लगातार बार बार उसे कहिए, उसे सच साबित करते हैं। और आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग शायद इसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। सावरकर ने माफी मांगी, माफीनामा दिया, जैसे ही कुछ राष्ट्रवादी ताकतें किसी बड़े एजेंडे की तरफ बढ़ती हैं, इस किस्म के नैरेटिव बहुत चलते हैं। और राष्ट्रवादी ताकतों की मजबूरी यह है कि उनके पास भीड़ तो बहुत है, लेकिन पूरी ताकत से बोलने से उनमें से भी बहुत लोग डरते हैं। इसलिए सत्ताएं देश में कुछ परिवर्तन कर सकती हैं, सत्ताएं राष्ट्र नहीं बचाती हैं। इसलिए आज भी जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए जान दी उनका जिक्र कम होता है, और जिन्होंने देश के लिए जान दी उनका जिक्र ज्यादा होता है। और इस भ्रम को हम लोगों ने फैलाया, हमारे बुजुर्गों ने फैलाया, और आज भी धड़ल्ले से 135 करोड़ के देश में सनातनी हिंदुओं ने जितना झूठ बोला है उतना किसी ने नहीं बोला। उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, संगठनों के स्वार्थ हो सकते हैं, पार्टियों के स्वार्थ हो सकते हैं। इसलिए आज जिस मुसीबत से, जिस बीमारी से, जिस कैंसर से, जिस कोविड नाम की बीमारी से आप आमना सामना कर रहे हैं, 2022 में भी आप उस पर खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। और उसमें कुछ भी आपको अपनी तरफ से कोई नई कहानी नहीं बतानी है, नया फैक्ट नहीं रखना है, नए तथ्य नहीं रखने हैं। इसलिए मैं एक ऐसे समय में आपके बीच में हूं कि अभी चंद दिनों पहले ही 14 अगस्त को मैं इस देश में एक विदेशी महिला किसी एजेंडे के तहत आई, और फिर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। उस महिला के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में था। वो लोग बेचारे सोच रहे थे कि पुष्पेंद्र जी को बुलाएंगे, और उन्होंने अपना टॉपिक रखा अखंड भारत। अब आप मुझे सच सच बताइए, 14 अगस्त जिन लोगों ने भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी एजेंडे के तहत इनडायरेक्टली वो शत्रु के उस नैरेटिव को चला रहे हैं, जिससे आने वाली नस्लों को सच बात पता ही नहीं चल रही है। उन्होंने खूब गुणगान किया अखंड भारत दिवस का 14 अगस्त को, लेकिन मेरे बारे में कहा यह जाता है मंच पे कौन है, किसने बुलाया है और कौन सुनने आए हैं, मैं इसका लिहाज कभी नहीं रखता। उनके सम्मान में
कोशिश करता हूं कि मुझसे कोई त्रुटि न हो जाए। लेकिन अगर बड़े लोग मंच पे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलता। अगर लोगों में 2022 में सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं मन से कहता हूं, बहुत सारे चाटुकार इस देश में हैं, उन्हें बुलाइए और अच्छी अच्छी बातें सुनिए और फिर जाके सो जाइए।